Good morning, students. So previously we have seen that what happened after a struggle of independence, and in this chapter we are studying about the world after 1945. यानी इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले वर्ल्ड की क्या सिचुएशन थी. वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 और 1945, मतलब ये जो 2 years थे, what happened in the world, not only in India, in the world what happened. और इस और उसके बाद भी, इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या सिचुएशन थी, क्या कंडीशन थी वर्ल्ड की, इंडिया की. और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो और कौन सी अदर कंट्रीज़ थी जिन जो इंस्पायर हो के, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही ऐसी कंट्री नहीं थी जो कि अदर कंट्री की गुलाम थी या अंडर रूल थी या ब्रिटिशर्स सिर्फ, और भी बहुत सी ऐसी पावरफुल कंट्रीज़ थी जो दूसरी कंट्रीज़ को, छोटे कंट्रीज़ को डिपेंडेंट बना के रखी थी. तो इंडिया से इंस्पायर होके और कौन सी कंट्रीज़ थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा. तो ये सब कुछ इसमें हम देख रहे थे. तो अभी जो हम देख रहे हैं दैट इज़ आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर वेपन्स, क्रिएशंस एंड इट्स एप्लीकेशंस. यानी अब हम ये देख रहे हैं कि जो वेपन्स बने, न्यूक्लियर वेपन्स बने, उनको कैसे बनाया गया और उसको कैसे अप्लाई किया गया. ओके. The Cold War, which was meant for dominance over the world, gave rise to fierce competition among superpowers. And for the sake of dominance, armament race was given high priority. America had used atom bomb for the first time on 2 cities of Japan, namely हिरोशिमा एंड नागासाकी. आपने सुना ही होगा हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक हुआ था और वो 1945 में ही हुआ था. और ये अटैक अमेरिका ने किया था. और ये हिरोशिमा नागासाकी कहाँ पे है? इट इज़ इन जापान. तो जो कोल्ड वॉर था वो इस एक्चुअली में ऐसे वर्ल्ड को दबाने के लिए था. मतलब जो एक्चुअली में जो कोल्ड वॉर था वो उसमें कोई बहुत लड़ाई झगड़े और इस तरह का नहीं था. वो वॉर जो था दैट मीन्स इसका मतलब ये था कि आप किसी भी कमज़ोर कंट्री को दबा सको. तो और इसने क्या किया, जितने पावरफुल कंट्रीज़ थी उनको उनके बीच में कॉम्पिटिशन्स होने लगे. और इन कॉम्पिटिशन्स में क्या होने लगे कि आर्मामेंट के रेस, यानी अस्त्र शस्त्र कौन कितना हाईली वेपन्स यूज़ कर सकता है कमज़ोर कंट्री को दबाने के लिए, इसकी ज़्यादा कंपटीशन होने लगा. और इस कंपटीशन में सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ किया और उसने जापान के सिटी हिरोशिमा, 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे अटैक कर दिया. दिस वे अमेरिका प्रूव्ड इट्स सुप्रीमेसी. Within next 4 years, the Soviet Union too proved its capacity of making atom bomb by conducting a nuclear test. This created a power balance between the superpower. जैसे ही अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब का अटैक करके अपनी सुप्रीमेसी दिखाई, तो क्या हुआ कि 4 years के अंदर ही अंदर जो सोवियत यूनियन है उसने भी एटम बॉम्ब का न्यूक्लियर टेस्ट करके अपने पावर को दिखाया. और इस तरह से 2 सुपर पावर्स के बीच में क्या होने लगा, बैलेंस हो गया. मतलब 2 कंट्रीज ऐसी हो गई जो सुपर पावर प्रूव्ड हो गई. नाउ अमेरिका डिक्लेयर ब्लॉकेड्स ऑफ द कम्युनिस्ट Cuba, which was on southeast. To defend Cuba against possible attacks of America, the Soviet Union sent ships loaded with nuclear missiles in the Caribbean Sea. अब क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है एक क्यूबा, उस पर क्या कर दिया,
पे नाकाबंदी कर दी, यानी अपना कंट्रोल, यानी अब उस कंट्री पे कोई अदर कंट्री आ जा नहीं सकती, किसी भी कंट्री का कोई रोल नहीं हो सकता, ऐसे नाकाबंदी कर दी। और क्यूबा साउथ ईस्ट में है, और क्यूबा को बचाने के लिए अमेरिका, साउथ यूनियन ने क्या किया, क्योंकि अमेरिका और साउथ यूनियन दो पावरफुल सुपर पावर कंट्रीज़ हो गए थे, तो सोवियत यूनियन ने कैरेबियन सी के थ्रू न्यूक्लियर मिसाइल्स शिप में लोड करके भेज दिया। Both the superpowers threatened each other to use nuclear weapons. The world was almost on the verge of nuclear war. Finally, leaders of America and the Soviet Union had a talk on the hotline of the first time. The Soviet Union decided to withdraw its ship, and America decided to curb nuclear missiles aimed towards Cuba. The whole episode is known as Cuban Crisis. अब क्या हुआ, जैसे ही सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियर मिसाइल से लोडेड शिप जब भेजी, तो इस तरह से दोनों सुपर पावर्स अपने न्यूक्लियर वेपन से एक दूसरे को अपनी सुप्रीमेसी दिखाने लगे और डराने लगे, और लगभग जो वॉर का मतलब वॉर स्टार्ट होने की सिचुएशन आ गई थी। तो फाइनली जो दोनों सोवियत यूनियन और अमेरिका के लीडर्स हैं, उन दोनों ने बातचीत करने की कोशिश की, और इसमें सोवियत यूनियन ने डिसाइड किया कि वो शिप नहीं भेजेगा, और अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो क्यूबा की तरफ उसकी नज़र नहीं रहेगी। और इस पूरे डिस्कशन और ये जो हॉटलाइन टॉक हुआ, इसको कहा जाता है क्यूबन क्राइसिस। This episode is very important episode in the world politics. It begins communication between two superpowers. This incident is important towards the process of disarmament of nuclear weapons. The entire Cuban crisis is considered as the beginning of the end of the Cold War. और ये जो पूरा क्यूबन क्राइसिस जो था, ये कोल्ड वॉर के एंड की शुरुआत थी, यानी अब कोल्ड वॉर भी ख़त्म होने की कंडीशन थी। और ये इंसिडेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अस्त्र शस्त्र और न्यूक्लियर वेपन के क्रिएशन और एप्लीकेशन के बारे में इस पूरे कोल्ड वॉर में ये बताया गया है। इसलिए ये जो इंसिडेंट है, यानी क्यूबा के ऊपर अटैक और अमेरिका का उसको ब्लॉकेड डिक्लेयर करना, फिर सोवियत यूनियन का शिप भेजना, ये जो सारा इंसिडेंट हुआ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट माना जाता है। America, the Soviet Union, and the Britain agreed on maintaining control over nuclear production, experiment and proliferation. This agreement is known as Partial Nuclear Test Ban Treaty. France, of course, refused to sign this treaty. China also conducted a nuclear test in 1964 and refused to sign the treaty. This treaty imposed ban on conducting a nuclear test in open atmosphere. And of course, except communist China, the other four were already permanent members of the United Nations Security Council. अब अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, यानी ट्रीटी साइन हुई, एक अग्रीमेंट साइन हुआ कि न्यूक्लियर प्रोडक्शन में कंट्रोल किया जाएगा, और एक्सपेरिमेंट्स और प्रोलिफरेशन, यानी एक्सपेरिमेंट्स जो है ओपन में नहीं होंगे। लेकिन इस अग्रीमेंट को क्या कहा जाता है, पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, जो ये अग्रीमेंट हुआ। लेकिन इस अग्रीमेंट को फ्रांस ने रिफ्यूज़ कर दिया, और चाइना ने कैसे रिफ्यूज़ किया, कैसे शो किया कि दिस कंट्री इज़ नॉट रेडी टू साइन दिस ट्रीटी। उसने एक न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में करके ये शो कर दिया कि मैं इस ट्रीटी को ये कंट्री इस ट्रीटी को साइन नहीं मानती है। और इस ट्रीटी में ये लिखा गया था कि कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट ओपन एटमॉस्फेयर में नहीं किया जाएगा। और जो द अदर फोर जो चाइना के अलावा जो बाकी 4 कंट्रीज़ थे, वो क्या थे, ऑलरेडी सोवियत यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे, तो उनको ये चीज़ें माननी पड़ी, ये ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी और साइन करना पड़ा।
Apart from nuclear weapon and missiles, the superpowers have also developed chemical and biological weapons. These weapons of mass destruction can kill millions of people without damaging any materialistic wealth. People would die miserably while suffering from virus diseases because of these lethal weapons. अब ये न्यूक्लियर वेपन्स और जो मिसाइल बने उनके अलावा भी जो सुपर पावर्स थे उनके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन भी थे. जैसे अगर हम बात करें किसी वायरस की, फॉर एग्जांपल अगर हम इस कोरोना की बात करें तो अगर जैसा कहा जाता है कि ये चाइना में ये वायरस बना, तो दिस इज अगर इफ इट इज़ ट्रू तो इट इज़ ऑल्सो अ बायोलॉजिकल वेपन जो जिसने किसी के वेल्थ को इफ़ेक्ट नहीं किया लेकिन फिर भी बहुत नुकसान किया इंसान को फिज़िकली. अलग अलग बीमारियों से क्या करना, मार देना. दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वेपन. और वो वेपन कौन सा होता है? केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन. और इस वेपन की खासियत क्या होती है? किसी के वेल्थ यानी इकोनॉमिक को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा, डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल अगर इस वायरस से का टारगेट किसी कंट्री के ह्यूमन बीइंग को है तो वो उस ह्यूमन बीइंग को ही वो केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन मारता है, वो वायरस मारता है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाता. During these decades, many important and far-fetching changes took place in the international politics. Owing to many reasons, the Cold War among superpowers also ended, and so the nuclear ban treaty helped in this concern. India has always welcomed this treaty, but it is always a supporter of disarmament. The world will be always in danger until the disarmament of lethal weapons is not done. अब क्या हो रहा था ये कि सदियों से जो ये जो टाइम चला, मतलब ये जब वेपन्स का को बनाया जाना, उसको अप्लाई करना, ये जो टाइम चला ये बहुत इम्पॉर्टेंट. फिर जब इसमें जो ये ट्रीटी साइन हुई और इस तरह से जो लोगों के अंदर ट्रीटी में जो ये लिखा गया कि ओपनली आप एटमॉस्फेयर में कोई भी मिसाइल कोई भी बॉम्ब को टेस्ट नहीं कर सकते, इससे पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आया. और ये रीज़न बना कोल्ड वॉर को ख़त्म करने का. दो सुपर पावर कंट्रीज़ के बीच में जो कोल्ड वॉर था उसको ख़त्म करने का सबसे बड़ा रीज़न न्यूक्लियर बैन ट्रीटी जो बना वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल बना. और इंडिया हमेशा से इस ट्रीटी को क्या कर रही थी, वो हमेशा से ये चाह रही थी कि ऐसा कोई अग्रीमेंट साइन हो, लेकिन वो वेपन्स ना बने, अस्त्र शस्त्र ना बने, इसके भी फेवर में थी. और जो क्योंकि ऑब्वियसली अगर वेपन्स हैं और आर्मामेंट्स बन रहे हैं तो इससे पूरी दुनिया को क्या है, बहुत नुकसान है. ऑब्वियसली अगर आर्मामेंट्स और वेपन्स बन रहे हैं और उनको अप्लाई किया जा रहा है तो ह्यूमन बीइंग को नुकसान होगा. और ह्यूमन बीइंग को नुकसान होगा तो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी सोसाइटी को नुकसान होगा. सोसाइटी को नुकसान होगा तो ऑब्वियसली कंट्री लॉस में जाएगी ही. नेक्स्ट, राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशंस इन एशिया. अब पूरे एशिया में आज़ादी का जो लहर जागी थी उसके बारे में है कि मतलब पूरे एशिया में ये था कि अब हर देश को आज़ाद होने का अधिकार है. इसकी जो सिचुएशन थी, ये जो टाइम था उसके बारे में है. India achieved independence in 1947 after long freedom struggle. Owing to Britain's policy of divide and rule and certain other reasons, the country was divided into two nations, namely India and Pakistan. In the same way, with continuous struggle against Britishers, countries like Sri Lanka and Myanmar got independence in 1948. In the case of Indonesia, the United Nations played an important role. Asian countries like Laos, कंबोडिया एंड वियतनाम टू गॉट इंडिपेंडेंस. अब जब इंडिया में इंडिपेंडेंस के लिए देशभक्त जो फ्रीडम फाइटर्स जब स्ट्रगल कर रहे थे तो बहुत स्ट्रगल के बाद 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली
किससे? हालांकि ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी पॉलिसीज़, डिवाइड एंड पॉलिसी रूल से बहुत कोशिश की कि देश पे रूल कर सके, फिर भी बहुत स्ट्रगल के बाद इंडिया आज़ाद हो गया। हालांकि इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से इंडिया दो देशों में बट गया, दैट इज़ इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन किसी तरह से हिंदुस्तान को आज़ादी मिल गई। इसी तरह से ब्रिटिशर्स were not only ruling over India, they were ruling in other countries like Sri Lanka and Myanmar. But after getting independence in 1947, when India got independence in 1947, then Britishers also gave independence to Sri Lanka and Myanmar in 1948. उनका जो वहाँ पे रूल था उन्होंने उसको भी आज़ाद कर दिया। और इसी तरह से 1949 में इंडोनेशिया, जो यूनाइटेड नेशन में जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको भी आज़ादी मिली। एशियन कंट्रीज़ लाइक लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, ये भी क्या हो गए? आज़ाद हो गए। राइज ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन ऑफ इन अफ्रीका, अभी तो ये एशिया की कंट्रीज़ थी, और इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज़ भी ऐसी थी जो किसी पावरफुल कंट्री के अंडर थी, मतलब उन पे कोई ना कोई पावरफुल कंट्री रूल कर रही थी। तो अफ्रीका के जो नेशंस थे उनको भी क्या हुई? इंडिपेंडेंसी मिली। The Second World War proved to be a good omen for the enslaved nation of Africa. After the Second World War, countries like Abyssinia, जो अभी इथियोपिया कहलाती है, South Africa and Egypt were independent. The Second World War and the freedom struggle in Asian countries inspired the other African countries too. यानी जो एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनसे इंस्पायर होके अफ्रीकन कंट्रीज़ ने भी अपनी आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया और उन्हें आज़ादी मिली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। इट रिजल्टेड इन दैट ड्यूरिंग द tenure of 16 years from 1951 to 1966, और ये अफ्रीकन कंट्रीज़ को कब आज़ादी मिली? 16 साल के बाद से, यानी 1951 से 1966 तक दीज अफ्रीकन कंट्रीज़ वर स्ट्रगलिंग फॉर द इंडिपेंडेंस, एंड आफ्टर 16 ईयर दे गॉट इंडिपेंडेंसी। और जो छोटे बड़े जितने कंट्रीज़ थे वो सब क्या हो गए? फ्री हो गए, यानी अब वो आज़ाद थे। Imperialist countries tried to have supremacy over these countries, but these countries either joined the superpowers or the military resources and got their freedom. जो दूसरी पावरफुल कंट्रीज़ थी लाइक अमेरिका, सोवियत यूनियन, इन तरह की कंट्रीज़ ने अपनी पावर दिखा के, सुप्रीमेसी दिखा के कोशिश की कि ये जो छोटे मोटे 40 स्मॉल और लार्ज कंट्रीज़ हैं इन पे कंट्रोल कर सकें, लेकिन इन्होंने मिलिट्री के सुपर पावर्स और इन सब का रिसोर्स के थ्रू अपने आप को आज़ाद करा लिया। सो दिस इज़ द इंडिपेंडेंसी ऑफ एशियन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्रीज। नाउ वी विल सी नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो और ये मूवमेंट क्यों हुआ, रीज़न क्या था, इस सब के बारे में हम देखेंगे। Some new nations adopted the policy of not to align with any of two power blocks and military blocks. They decided that they would maintain equal distance with the blocks. These nations were identified as non-aligned nations, and their foreign policies were called non-aligned policy. Non-aligned means गुट निरपेक्षता। तो ऐसे गुट निरपेक्ष यानी किसी भी गुट के मतलब एक कम्युनिटी बनाना, ऐसी पॉलिसीज़। तो बहुत से नए नेशंस अडॉप्ट किए गए, जो नेशंस थे उन्होंने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, और उन्होंने कहा कि कोई गुट निरपेक्षता नहीं बनाएंगे। ऐसे बहुत सी नेशंस थे जिन्होंने किसी तरह की गुट निरपेक्षता यानी
एक 2-3 कंट्रीज़ को मिला के और एक रूल बनाना, इस तरह की चीज़ें उन्होंने असाइन नहीं किया। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो इक्वल डिस्टेंस रखेंगे विद द ब्लॉक्स, विद बोथ द ब्लॉक्स, यानी जितने भी नियम कानून होंगे, जो भी रूल्स होंगे, उन पे इक्वल डिस्टेंस बना के रखेंगे। फिर तो ये क्या कहलाया, नॉन अलाइंड पॉलिसी कहलाई। फिर दोज न्यूट्रल नेशंस दैट डिड नॉट वांट टू अडॉप्ट देयर आइडियोलॉजीज of either of the two superpowers of the world wish to have an all round development maintaining its unique existence। बहुत से ऐसे न्यूट्रल नेशंस थे, न्यूट्रल नेशंस यानी जो गुटनिरपेक्षता पे नहीं बिलीव करते थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई आइडियोलॉजी या फिर कोई सुपर पावर देश बने। वो चाहते थे कि हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, और इसके लिए उन्होंने अपनी यूनिक आइडेंटिटी एग्जिस्ट की, यानी कुछ ऐसा अलग करके अपनी आइडेंटिटी अलग करने की कोशिश की। Under the leadership of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, Indonesia's first President Sukarno, Egypt's second President Gamal Abdel Nasser, Ghana's first President Kwame Nkrumah, and Yugoslavia's President Joseph Broz Tito got a thumping support for the movement। यानी ये इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, नॉन अलाइंड मूवमेंट को, गुट निरपेक्षता जो कहलाती है, इस मूवमेंट को बहुत सपोर्ट किया। In this non-aligned council, 23 countries of Asia and 6 countries of Africa were present. The organization was founded in Belgrade in 1961, known as NAM, Non-Aligned Movement. Under the leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru, the policies of non-aligned movement were framed. और इस जो मूवमेंट की जो पॉलिसी थी, वो जवाहरलाल जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके अंडर उनके लीडरशिप के अंडर में इसकी पॉलिसी बनी। और इस पॉलिसी में, इस अलाइनमेंट काउंसिल में एशिया के 23 कंट्रीज़ और अफ्रीका के 6 कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया। और ये इसका फाउंडेशन 1961 में हुआ, नॉन अलाइन मूवमेंट के नाम से। Nehru believed that movement continues to see a role for itself, as in its view, the world's poorest nation remain exploited and marginalized. So, no longer by opposing superpowers, but rather in a unipolar world, and it is Western hegemony and neo-colonialism that the movement has really realigned itself again। अब जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका ऐसा मानना था कि वो ये मानते थे कि हर कंट्री का, वो मूवमेंट का अपना एक रोल होगा, और वो ऐसा चाहते थे कि जिस देश में जो गरीब देश है, उनको जो दबाया जा रहा है, और जो लोगों को एक लिमिटेशन दी जा रही है, उनके लिए मार्जिन बनाया जा रहा है, उनको उनकी जो लिमिटेशन दी जा रही है, उसको ख़त्म किया जाए, सुपर पावरशिप जैसी कोई चीज़ ना रहे। It opposes foreign occupation, interference in internal affairs, and aggressive unilateral measures, but it has also shifted to focus on the socio-economic challenges facing member states, especially the inequalities manifested by globalization and the implications of neoliberal policies. The non-aligned movement has identified economic underdevelopment, poverty, and social injustice as growing threats to peace and security। यानी जो जवाहरलाल नेहरू के अंडर में जो ये पॉलिसीज़ बनी, तो उसमें उनका ये मानना था कि
ऐसे लोगों को हाईलाइट किया जाए जिनको गरीबी की वजह से या उनको एक लिमिटेशन जो उनकी डिसाइड कर दी जाती है उसको ख़त्म किया जाए। कोई भी बाहर का उन फॉरेन ऑक्यूपेशन उनको ज़बरदस्ती अगर इफ़ एनी कंट्री और एनी स्टेट इज़ नॉट रेडी टू वर्क फॉर अदर कंट्री तो उसको फोर्स ना किया जाए और उसके किसी भी इंटरनल अफेयर, किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के इंटरनल अफेयर में बाहर का देश या बाहर का स्टेट इंटरफेयर ना करे। यहाँ तक कि हर जो भी इकोनॉमिकली सोशल इनजस्टिस और इन सब चीज़ों से को दूर किया जाए और लोगों के अंदर जो डर है उसको दूर किया जाए और पीस और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ऐसा जवाहरलाल नेहरू का मानना था और इन सारी चीज़ों को नॉन अलाइन मूवमेंट के पॉलिसी में इन सारी पॉलिसीज़ को इसमें डाला गया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में। Today, more and more countries have joined the non-aligned movement. Union Summit was held at Kuala Lumpur on 13 May 2003. For the last 4 decades, many incidents have happened. With the disintegration of Soviet Union, Russia's power decreased, America emerged as a superpower, imperial policy decreased to minimum in other countries. In these situations, non-aligned movement plays and a dominant role. हम क्या बोल रहे हैं कि आज बहुत सारी कंट्रीज़ ने नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया है और यूनियन समिट जो कुआलालंपुर में 13 मई को 2003 में यूनियन समिट हुआ था। यानी बहुत सारे कंट्रीज़ के लोग मिले थे फॉर दिस अलाइन मूवमेंट। और लास्ट 4 डिकेड से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, रशियाज पावर डिक्रीज्ड। और अमेरिका जो है अपने सुपर पावर से इम्पीरियल पॉलिसीज़ को डिक्रीज़ करके मतलब वो अपनी इम्पीरियल पॉलिसीज़ को क्या कर रही है, यूज़ करके इस जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसको क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को ख़त्म कर रहे हैं। और अब जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो क्या कर रहा था 2003 तक, डोमिनेंट रोल बिकॉज ऑफ दिस सम सुपर पावर जो कंट्रीज़ हैं जो बहुत सुपर पावर्स हैं वो इनका ये जो मूवमेंट है इसके मूवमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं उसका मिसयूज़ करके। The non-aligned nations with their non-aligned policies were successful in the contributing towards world politics. The non-aligned movement was successful in showing off its moral impact for maintaining world peace, stopping wars, maintaining human society and nationalism, as well as the superpowers adopting an attitude of disarmament. क्या बोल रहे कि 2003 तक जब तक ये कुछ यूनियंस मिल के कुआलालंपुर में जब ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को जब कुछ कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया, ज़्यादा जो कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया, तो उसके बाद से जितने सुपर पावर्स कंट्रीज़ थे जिन्होंने इस नॉन अलाइनमेंट को डोमिनेंट रोल, इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो की वैल्यू जो घटा दी थी, जो डोमिनेंट जो इसका मिसयूज़ करके जो इसको ख़त्म किया था, उसको जवाहरलाल नेहरू ने जब उसका सही जो पॉलिसी सही उसकी रिफ्लेक्ट की तो उसके बाद से जो इसका रोल था बहुत सक्सेसफुल हुआ और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसका बहुत सक्सेस हुआ। मींस लोगों के अंदर इसके जो पॉजिटिव वे था वो दिखने लगा, उन लोगों को समझ में आने लगा और उसने अपना मॉरल इम्पैक्ट वर्ल्ड के सामने रखा। यानी ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो पॉलिसीज थी, जब रियल में जवाहरलाल नेहरू ने जो व्हाट एक्चुअली शुड बी देयर इन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जब उन्होंने बताया तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों को दिखा, पूरे वर्ल्ड पे दिखा, लोगों में शांति बनी, लड़ाइयाँ ख़त्म हुई इस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बाद।
जो पॉजिटिव वे जो दिखा, मीन्स नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से पहले तक जो अमेरिका ने लोगों के अंदर जो डर और अपनी सुपर पावर्स, या सोवियत यूनियन की बात करें तो जो इन्होंने सुप्रीमेसी दिखा के लोगों को डरा के रखा हुआ था, इस मूवमेंट के आने के बाद से लोगों के अंदर पीस आ गया, देशों में पीस हो गया, अलग अलग कंट्रीज़ इससे जुड़ने लगे। बहुत सारी कंट्रीज़ 2003 तक जुड़ चुकी थी जब इन्होंने उस पॉलिसीज़ को जब यूज़ किया, जब उस पॉलिसी का पॉजिटिव वे देखा, जब उस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक्चुअल इम्पैक्ट वर्ल्ड पे देखा, तब लोगों के अंदर डर ख़त्म हुआ, वॉर ख़त्म हुए, कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, ह्यूमन सोसाइटी मेंटेन होने लगी, देशभक्ति आ गई और एक डिसआर्मामेंट का एटीट्यूड आ गया, यानी अस्त्र शस्त्र न बने ऐसे लोगों के अंदर एटीट्यूड आ गए। So this is enough for today. We will continue the next topics in next class. Till then take care. Next class में हम लोग देखेंगे पार्टीशन ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी की जो यूनिफिकेशन है उसका कैसे पार्टीशन हुआ, यूनिफिकेशन यानी जो एक यूनिफाई मतलब एकता जो थी वो कैसे उसको कैसे पार्टीशन हुआ, और फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।